गुड। चलो अब पढ़ना वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। कल हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि ये मूल रूप से वैज्ञानिक थे और इनकी जो पत्रिका छपी थी वो फिलोसफिकल में छपी थी। और इन्होंने जो इनका जो मुख्य रिसर्च था वो था कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। एक मोटी मोटा बात कल हम लोगों ने जानी थी, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था, ये भी जाना था कि भारतीय वाद्य यंत्रों में इनका क्या योगदान रहा। इसके लिए इन्होंने कई वाद्य यंत्र भी सीखे। यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक हम लोग पढ़ भी लिए थे। उसके आगे हमको पढ़ना है। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय पेज नंबर 47 का दूसरा लाइन। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ यहाँ से पढ़ना है ना। उस जमाने में प्रसिद्ध आशुतोष मुखर्जी, यहाँ से पढ़ना है ना। हाँ, उस जमाने में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। देखो, जिस जमाने में सर वेंकट रामन हुआ करते थे, इन्हीं के समय में सर आशुतोष मुखर्जी एक बड़े उच्च कोटि के प्रोफेसर हुआ करते थे, ठीक है। और जब वेंकट रामन की इन उपलब्धियों का पता उनको चला, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो जाए तो उसको सब लोग अपनी ओर खींचना चाहते हैं, समझ रहे हैं। समाज की रीत है। अगर आप स्पोर्टमैन अच्छे हैं तो आपको स्पोर्ट्स अपनी तरफ लेना चाहेगा। पढ़ाई में अच्छे हैं तो सिविल सेवा वाले कहेंगे मेरे यहाँ आ जाए, समझ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह घटनाक्रम सर वेंकट रामन के साथ चलता है। तो और प्रतिभा तो इनके अंदर थी ही, चूंकि वाद्य यंत्र बजाते थे, फिजिक्स मैथ के अच्छे जानकार थे, अच्छे पोस्ट पर थे, भारतीय वित्त विभाग में लेखा कार्यरत थे और रिसर्च भी करते थे। तो बहुमुखी प्रतिभा के तो धनी थे ही। अब बात क्या आती है कि जब सर आशुतोष मुखर्जी को ये बात पता चलती है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़के से शिक्षण का कार्य कराया जाए। भाई जो इतना कुछ जानता है उसको जरूरी है कि उसका जो असली जगह है, जो उसकी असली जगह है वो है कि समाज में ज्ञान दे। तो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? मद्रास विश्वविद्यालय से, याद रखिए। और इनको नौकरी कहाँ मिल रही है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक नया पद सृजित हुआ था, समझ रहे हैं। पद सृजित होने का तो समझ रहे हैं कि नहीं? खाली हो गया। एक नई पोस्ट बनी थी, वहां पोस्ट नहीं थी, एक नई पोस्ट बनी थी, सृजित की गई थी, बनाई की गई थी। तो आशुतोष मुखर्जी ने कहा इनसे कि वहां छोड़िए, आके यहाँ पढ़ाइए। अब देखिए एक विडंबना देखिए, इस समय वेंकट रामन जिनको यह ऑफर मिला है वो इस समय ऑलरेडी पोस्टेड हैं और अच्छे विभाग में है, अच्छी मोटी तनख्वाह है, सभी सरकारी सुविधाएं हैं। और वहां से नौकरी छोड़ के इनको आना है कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, अध्यापन करने के लिए। समझ रहे बात को ना। तो वहां से नौकरी छोड़ के यहां आके पढ़ाना ये भी अपने आप में बड़ा हिम्मत का काम था। भाई अगर एक नौकरी छोड़ के, भाई आप इसी बात समझो कि खूब बढ़िया 56 भोग आपके सामने पड़ा हो, वहां छोड़ के आप खिचड़ी खाने आएंगे? नहीं आएंगे ना। अगर बहुत आपके अंदर दम दिलासा होगी और काफी मोटे कलेजे वाले होंगे तभी आप खिचड़ी खाएंगे, समझ रहे हैं। नहीं तो टूट पड़ेंगे, थाली चाट जाएंगे। नहीं, ये तो हमारे सामने की नहीं की बात है ना, वो तो मिलने की बात अलग है। नहीं, आपके बारे में पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, आप करते भी होंगे थोड़ी बताएंगे। तो यही घटनाक्रम इनके साथ होता है। इनको अच्छी नौकरी छोड़ के एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद में आने का न्योता मिलता है। हालांकि ये इतने उच्च कोटि के विद्वान थे कि इन्होंने प्रोफेसर का पद स्वीकार किया।
इसका पद स्वीकार किया। क्यों? इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यहाँ इनको इनके क्षेत्र में जाने का मौका मिल जाता है, रिसर्च करने का मौका इनको मिल सकता था। ठीक है, आगे देखिए। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में अपना पूरा समय अध्ययन अध्यापन के शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसके परिणति रामन प्रभाव के खोज के रूप में हुई। अब देखिए, अब नौकरी छोड़ दिए हैं, अब कहां पर, अब क्या बन गए? एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में आ गए। जो सुख सुविधाओं वाली नौकरी थी उसको छोड़ दिया, अब आगे क्या बन गए? प्रोफेसर। देखिए इसमें बहुत ऊंची बात लिखी है लेखक ने, बहुत मतलब बहुत उच्च दर्जे की बात लिखी है कि सरस्वती की साधना। समझ रहे हैं इसका मतलब? क्या? सरस्वती को ज्ञान की देवी बोला जाता है। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताओ, आइस पाइस न खेलो। सरस्वती की साधना क्या मतलब होता है? ये सरस्वती ज्ञान की देवी हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। यानी कि सर शिक्षा देना। जो भी बोलना है खड़े होके बोलो। सर शिक्षा देने का। हाँ, अब तुम बताओ। सर खड़ी रहो, खड़ी रहो। सरस्वती की पूजा करना। और कोई बताएगा? जितने लोग हंसते हैं, जितने लोग बोलते हैं, फिर से कुछ आवाज आएगी अब? हाँ, कशिश खड़ी रहो, कशिश खड़ी सर रहो। ज्ञान को पूज्य मानना। हाँ, फिर सर शिक्षा देना, सरस्वती की पूजा करना, ज्ञान को पूज्य मानना। सर ज्ञान को पूज्य मानते हुए शिक्षा देना। बस बस, चलिए और बताइए। आप सब लोग सही हैं, आपका निष्कर्ष सही नहीं है। आप लोग अपने आप को गलत मत मानिएगा कि आप लोग गलत बोल दिए हैं, कभी घबराइएगा मत। आप लोग सही बोले हैं, बस निष्कर्ष सही निकालना है, बस उसमें उसी निष्कर्ष को खोज रहा हूँ। पीछे, सबसे पीछे खड़े हो जाओ। कोई लोग गलत नहीं बोले, घबराना मत, बस मैं उसी निष्कर्ष को खोज रहा हूँ जो निष्कर्ष मैं चाहता हूँ। बहुत छोटा सा निष्कर्ष है, एकदम सरल भाषा में होगा। बताएंगे कुछ? सरस्वती की पूजा। अनु बताओ कुछ। क्यों अब फिर जमीन देखने लगे? हाँ, क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ। इस बार का एग्जाम ऑफलाइन होना है, पता है ना? हाँ, अरे ऐसा क्या पूछ दिए कि हंसने लगे? बताओ इधर आगे, क्या नाम है तुम्हारा? कृति कृति। हाँ, कृति द्विवेदी क्या नाम है ना? मिश्रा। मिश्रा। हाँ, बताओ बताओ। सर उनका जो ज्ञान बांटने के प्रति जो उनका योगदान था। मैं पूछ रहा हूँ कि सरस्वती की साधना का क्या मतलब? बेटा बताओ, आगे आगे आगे। अब बस एक बार नो, वंस बार खाली हो गई। हाँ बताओ बेटा, आता है कि नहीं स्पष्ट बताइए, घबराइएगा मत। आप बताओ। सरस्वती की साधना मतलब विद्यार्थी को ज्ञान देना। वेरी गुड। और बताओ कुछ, तुम बढ़ी हुई आगे पीछे। वंस, एक बार, वंस मोर नहीं है यहाँ, केवल वंस है। बैठ जाओ सब लोग। जो बताए हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम। ठीक है, सरस्वती का साधना का मतलब होता है पढ़ाई करना। सरस्वती की साधना माने क्या होता है? पढ़ाई करना। छोटी सी बात कहते हैं कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी नौकरी से कहीं महत्वपूर्ण थी। मतलब पढ़ना और पढ़ाना उनके लिए सरकारी नौकरी ज्यादा बेटर था। किसके लिए? ठीक। और अब जब ये आ गए तो अपना पूरा समय, पहले क्या था कि नौकरी करते थे, फिर रिसर्च लैब में आते थे, फिर रिसर्च करते थे। अब जब ये प्रोफेसर की नौकरी पा गए तो क्या करते हैं? संपूर्ण समय, उनका जितना भी समय है, 24 घंटे में से 4 घंटा पढ़ाते थे, 8 घंटा रिसर्च करते थे। तो अध्ययन और अध्यापन, पठन और पाठन, यही उनकी नित्य दिनचर्या बन गई। और उनका मूल उद्देश्य था कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, उस पर वे रिसर्च करने में लग गए। और 4 साल बाद उन्होंने 1921 में रिसर्च कर लिया। ठीक।
और उसकी जो खोज के रूप में परिणति हुई, जो उसमें दिक्कत हुई, जो उसमें जिसका नया इन्वेंशन आया निकल के, उसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं रमन इफेक्ट और हिंदी में कहते हैं रमन प्रभाव। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? कहते हैं कि रामन ने अनेक ठोस, रव और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद एक वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटान जब तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। ये मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। हाँ, उसी तरह से कुछ है। ये आप कहेंगे ठोस रवे, क्रिस्टल जानते हैं? क्रिस्टल, हाँ हाँ, यस, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये वही चीज है। नहीं, फिजिक्स से होगा। प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर कोई रिफ्लेक्शन, ये मिरर है आपका, अगर यहाँ से लाइट आती है तो सर ऐसे हो जाता है। आप 1/यह बराबर 1/v + 1/u सुने हैं? अच्छा, आगे बढ़ते, चलिए ठीक है। ये प्रकाश की किरण जो आती है, देखते हैं कभी ये इस पे से गुजरने के बाद यहाँ से ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, इसी चीज को है, ठीक है। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नीले रंग का वर्ण का नंबर आता है। एक प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की वजह से कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रंग जानते हैं आप लोग? वेबग्योर नाम सुने हैं? उसी वेबग्योर की बात यहाँ की गई है कि सबसे कम लाल में होता है, सबसे अधिक किसमें होता है? इसलिए वायलेट सबसे पहले लिखा जाता है, आर सबसे लास्ट में लिखा जाता है। खड़ी हो जाओ। एक वर्ण का प्रकाश, जैसे बैगनी है तो केवल बैगनी, बैठ जाओ। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टीन का एक इक्वेशन था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E = mc²। आई थिंक यू शुड नो। कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने खोज की, इसी खोज को आइंस्टीन के प्रभाव से जब टैली कराया गया तो प्रमाण मिल गया कि ये चीज सही है। समझ रहे हैं? आइंस्टीन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। अतः इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना में आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटान नाम दिया। देखो फोटान क्या है, उसमें दे दिया गया है। समझ गया ना? रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। मतलब प्रकाश की किरण काफी तेज से चलती है। ये रमन इफेक्ट आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना? वैज्ञानिक शब्दावली है, ध्यान से समझिएगा। इस पाठ के शुरू मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में आपको वैज्ञानिक शब्दावली मिलेगी, हिंदी साहित्य की शब्द आपको नहीं मिलेंगे, साइंस के शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। कहते हैं कि रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। अब देखिए, इसके पहले जो अणु और परमाणु के बीच में डिफरेंट करने में जो कमियां आती थी उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से करने में दिक्कत क्या आती थी कि उसमें गलतियां, एरर्स बहुत आते थे।
लेकिन जब रमन ने अपना इफेक्ट दिया, जब रमन ने इस बारे में बताया, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उसको निकाला गया, तो वो चीजें एकदम डेटा एकदम क्लियर आने लगी। जो लोगों का प्रकाश के बारे में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जब इस रमन वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया तो चीजें एकदम क्लियर आने लगी। समझ रहे हैं? इस जानकारी की वजह से पदार्थों का विश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी कोई दिक्कत? बस करें? सर आपका मन नहीं है? बोलिए, झूठ ना बोला करिए। एक बार आप पढ़ लो 5 मिनट जल्दी से। कभी भी मन न रहे तो बता दिया करो, जबरदस्ती